अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाक फौज ने खुद एहतसाबी की नई मिसाल कायम की है। कराची वाक़े में मुलविस सिंध रेंजर्स और ISI के अफसरान को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ISPR के मुताबिक मज़ार क़ायद की बेहुरमती के पस मंज़र में जो वाक़या हुआ उस पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर के दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के अफसरान मज़ार क़ायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल से पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ़ थे। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के अफसरान पर मज़ार क़ायद की बेहुरमती पर कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का शदीद दबाव था। इन अफसरान ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और तेज़ी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनज़र सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिश में नाकाफ़ी और सुस्त रवि का शिकार पाया। ISPR ने बयान में ये भी कहा कि ज़िम्मेदार और तजुर्बाकार अफसरान के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। इस कशीदा मगर पुरश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन अफसरान ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। ISPR के बयान में बताया गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। साथ ही ये वाज़ेह किया गया है कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। पाक फौज की जानिब से की गई इस इंक्वायरी का बिलावल भुट्टो की जानिब से खैर मकदम किया गया है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने इस तहकीकात पे पेशरफ्त को जमहूरियत की फतह करार दिया है। एक तरफ पाक फौज रियासती इदारों के दरमियान गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कल यानी बुध के रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सेनेट और कौमी असम्बली में पार्लिमानी रहनुमाओं का एक अहम इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में अस्करी क़यादत कौमी सलामती के मौजूदा उमूर पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और निगरान वज़ीर आला को भी शिरकत की दावत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इजलास में गिलगित बल्तिस्तान को आर्जी सूबा बनाने के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से चंद रोज़ पहले आर्जी सूबा बनाने के हवाले से इस इजलास की जो टाइमिंग है, इस पर जो बातचीत है, ये इजलास है, ये बहुत अहम है। हर सियासी जमात अपने जलसों में हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत PDM की तमाम जमातों ने इस इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। PDM के सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद की तमाम जमातों से मुशावरत के बाद यह फैसला किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कानून और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक कौमी असम्बली को चलाने में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा इन हालात में कोई बामानी बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या PDM जमातों के नज़दीक स्पीकर कौमी असम्बली का रवैया कौमी सलामती के उमूर से ज़्यादा अहम है? जलसों में आप क्या बात कर रहे हैं और जो मीटिंग उस हवाले से होने जा रही है उसमें आप शिरकत से इनकारी हैं, क्या वजह है इसकी? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस लिया, कोर कमांडर कराची को हिदायत की कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। अब जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है तो आज जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो बताई गई है जिसमें ISPR की तरफ से कहा गया है कि उन अफसरान को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, तो बहरहाल आर्मी चीफ ने यह साबित किया है कि रेंजर्स हो, ISI के अफसरान हो, ये कोई भी अफसर जो है वो जो फौजी निज़ाम इंसाफ है उससे मुबर्रा नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त एक ज़ाहिर मिसाल कायम की है इंसाफ की, तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या हमारे सियासतदानों को इससे नहीं सीखना चाहिए, खुद एहतसाबी का जो एक आज नई मिसाल देखने को मिली है? नहीं, खैर इसको थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में भी लेना चाहिए कि माजी में खुद मसलन अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी आप एक धरना हुआ, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर फैजाबाद का वाक़या हुआ, तो माजी करीब में भी इस तरह की चीज़ों पे कोई फिर एक्शन नहीं लिया गया।
तो इसी कंटेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो आज के इक़दाम को हम इसलिए अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इसको ताज़ा हवा का एक झोंका भी समझते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से ऐसा तासुर मिल रहा था और फिर खुसूसन हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि फौज को सिर्फ एक पार्टी का या एक हुकूमत का इदारा साबित करते हैं, हालांकि फौज तो पूरी कौम की फौज हुआ करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मामला मरियम नवाज साहबा और उनके मियाँ से मुताल्लिक था और जाहिर बात है कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब शदीद क्रिटिक हैं। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें कि पॉलिटिकल फ्रंट पे आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोगों से मुताल्लिक अगर ज्यादती हुई है तो उस पे एक्शन लेना, तो इस कंटेक्स्ट में भी ये अप्रिशिएबल है और काबिल सताइश। लेकिन अब सिंध हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है, उन्होंने भी तो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ज़ाहिर है उनको भी सामने लानी चाहिए, उन्होंने भी एक कमेटी ज़ाहिर है इस पे तश्कील दी हुई है, अब उनका भी तो इम्तिहान है ना ज़ाहिर है। मेरे तो ख्याल में तो उस कमेटी की अब ना कोई जरूरत रही ना अफादियत रही, और पहले भी वो हमें एक आई वाश नजर आ रहा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो जरा और फिर 1 महीने का टाइम देना, वो मिलिट्री से रिलेटेड इदारों और शख्सियात की कहाँ पे तहकीकात कर सकती हैं। तो खुद जब आर्मी चीफ की तरफ से ये कदम उठाया गया तो मेरे ख्याल में तो अब उसकी जरूरत ही नहीं। सही। अच्छा साफी साहब, ये जो पीडीएम है ये तो इस हुकूमत के खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं जलसों में जब भी टारगेट किया जाता है फौज को किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट, इवन कि अब तो जो नाम लेने तक जो है ना वो नौबत आ गई है, फौजी सरबराहान के नाम लिए जाते हैं। अब कल आपने देखा कि एक नया मिसाक जो है ना वो पीडीएम सामने लेकर आ रही है, तो ये आपको क्या लगता है, ये पीडीएम ने अपना पैंतरा बदल दिया है? अब तो ये डिसाइड करना है नाम लेना है नहीं लेना, अफसरान के नाम लेने हैं नहीं लेने, या सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कहना है? ये पीडीएम किसके खिलाफ क्या करने जा रही है? ये हुकूमत के खिलाफ है या इन्होंने इदारों को टारगेट करना है? नहीं, एक तो ये कि पीडीएम मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद है। हाँ। उनके नजरियात भी एक दूसरे से अपोजिट हैं। हाँ। और वो सियासत के मैदान में भी एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं। अगर मुल्क में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ मुकाबिल में रहती है तो बलूचिस्तान के अंदर महमूद खान जगवई साहब और मौलाना साहब का मुकाबला होता है। वो कुछ कॉमन बुनियादों पे, एक तो सब ने अपनी अपनी बका के लिए और अपनी अपनी दिफा के लिए एक मुश्तरका फोरम बनाया हुआ है और फिर कुछ मुश्तरका नुकात हैं। लेकिन अभी जो बिलावल साहब ने जिस बात को इशू बनाया हुआ है, मसलन उस पर 2 राय हो सकती हैं। हम भी ये कह सकते हैं कि ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को इतना सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो बिलावल साहब ने जो उज़र गढ़ा है तो वो मियाँ नवाज शरीफ का लहजा उनका बहाना और अपने लिए डील का रास्ता तलाश करना उनका निशाना है। अच्छा। क्योंकि अगर उनको एतराज होता उस पर तो गुजरात जलसे के अगले रोज उनको एतराज करना चाहिए था, फिर हफ्ता भर एतराज करना चाहिए था, फिर पीडीएम के जलसों में मोहसिन दावड़ साहब को न नून लीग बुलाती है न मौलाना उसके हक में है। सबसे ज्यादा लहजा तो वो पीटीएम के रहनुमाओं का होता है, तो उधर तो पीपल्स पार्टी उनको बुलाती है। तो मेरे ख्याल में चूंकि इस वक्त जरदारी साहब वो सिंध हुकूमत भी उनकी मजबूरी है और वो इन हाउस चेंजेस चाहते हैं, वो दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग, नून और मौलाना और बाकी ये लोग री इलेक्शन चाहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा अच्छा बच्चा बन के बिलावल साहब थोड़ा सा उन मामलात के लिए रास्ता तलाश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस चीज से। अच्छा, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो जलसे कर रही है ऑपोजिशन भी, हुकूमत भी, हर कोई जो है ना वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, कह रहे हैं हम बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान का सूबा, लेकिन कल जो अस्करी क़यादत कौमी सलामती के मौजूदा उमूर जो है इन पर ब्रीफिंग देने जा रही है। कौमी असम्बली में पार्टी रहनुमाओं का एक अहम इजलास तलब किया है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। अब ये पीडीएम की जमातें कह रही हैं भाई हम तो इसमें शरीक नहीं होंगे। अब जाहिर है वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होनी है, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना, इंतखाबात से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है, तो ये दौरा मेयार नहीं है। वहाँ के अवाम से आप वादे कर रहे हैं कि हम बनाएंगे, लेकिन उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब एक डिस्कशन होने जा रही है, फैसला होने जा रहा है कंसेंसस के साथ, आप उसमें शरीक ही नहीं हो रहे हैं। नहीं, तो एक तो ये है कि अभी पिछले दिनों इसी मौजू से मुतालिक एक इजलास हुआ था। हाँ। तो फिर अपोजिशन के लोगों को कितना उस पर मुख्तलिफ वज़रा ने बेइज्जत किया। पहले अली अमीन गंडापुर साहब घंटों घंटों बैठ के और शेख रशीद साहब बैठ के और उसकी रुदात सुनाते रहे कि जी फलां लीडर को इतनी डांट पड़ी और फलां को इतनी डांट पड़ी, और उस वक्त भी हम यही कह रहे थे
कि जी ये लोग जब ये आज हरकत कर रहे हैं तो कल दोबारा इस रियासत को जरूरत पड़ सकती है अपोजिशन लीडरों को मशवरे के लिए बुलाने का। तो एक तो उस पस मंजर पे भी हमें देखना चाहिए। दूसरा, उसको आज भी ये वजीर आजम इस बात को अपनी तौहीन समझते हैं कि वो अपोजिशन लीडरों के साथ बैठे। उस स्पीकर की क्या हैसियत है? किसको पता नहीं है कि वो बेख्तियार स्पीकर है और वो वजीर आजम के मर्जी के बगैर वो किसी वजीर की तकरीर को आगे पीछे नहीं कर सकते। सही। तो फिर अपोजिशन का ये भी बयानिया है कि ये असम्बली भी जाली है और ये स्पीकर भी जाली है, और इससे पहले अपोजिशन ये फैसला कर चुकी है कि हम हुकूमत के इस बदतमीजाना रवैये की वजह से उनके इजलासों में नहीं जाएंगे। तो ये तो पिछले इजलास का जो हुकूमत ने फिर गलत तरीके से इस्तेमाल किया अपोजिशन को लताड़। सही। तो आज उसका वही नतीजा निकल रहा है कि कौम को फिर मुशावरत की जरूरत है, लेकिन अब जाहिर बात है कि जाने को तैयार नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर साफ़ी तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ हैं। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वफाकी वुज़रा टॉक शोज़, मीडिया टॉक और वफाकी काबीना के इजलासों में इस बात का बरमला एतराफ़ करते हैं कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, अवाम मुश्किलात में हैं, हुकूमती अरकान का हल्कों में जाना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी महंगाई से निपटना ही है, जबकि इसके साथ महंगाई कम करने के दावे भी किए जाते हैं। माली साल 2019-20 में महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो माली साल 2017-18 में 4.68% थी। इदारा शुमारियात की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली 3 रुपये 85 पैसे फ़ी यूनिट और गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे का बिजली और गैस सार्फिन पर मजमूई तौर पर 550 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया है। इसी तरह अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 771 रुपये थी, जो बढ़कर 979 रुपए हो चुकी है, जबकि अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपए फ़ी किलो थी, जो बढ़कर 101 रुपए फ़ी किलो पर पहुंच गई है। जबकि आज ही नेपरा ने बिजली की कीमत में 48 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा भी किया है। इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अपोजिशन महंगाई से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, मईशत ख़राब करने के जिम्मेदार आवाम को गुमराह कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुआशी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम मुआशी इशारे मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल की मेहनत से मईशत को पाँव पर खड़ा कर दिया है। मुआशी पॉलिसियों के समरात जल्द आवाम को मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। मुआशी टीम आवाम को बताए कि किस तरह से गुज़श्ता हुकूमतें ने इस मईशत को नुकसान पहुँचाया है, और उन्हीं लोगों की गलत पॉलिसीज़ का ये नतीजा है कि नुकसान आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। सवाल ये है कि गुज़श्ता हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने का बयानिया आखिर कब तक चलेगा? 2.5 साल हो चुके हैं। यही बयानिया हुकूमत जो है ना वो दोहराती चली आ रही है। क्या मौजूदा महंगाई गुज़श्ता हुकूमतों की वजह से हुई, या मौजूदा हुकूमत की जानिब से सप्लाई और डिमांड के जो आदाद शुमार थे उनको नज़रअंदाज करना और बर वक्त फ़ैसले ना करना, फ़ैसलों में ताख़ीर की वजह से यह सब कुछ हुआ? दूसरी तरफ गैर मुल्की मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि 1 अक्टूबर से रुपए की कदर में 3.1% इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तानी करेंसी की कदर में गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 5% का इजाफा देखा गया है। 26 अगस्त को एक अमरीकी डॉलर की कीमत 168 रुपये हो गई थी, लेकिन 2 महीने के दौरान इसकी कीमत में 5% से ज़्यादा की कमी भी रिकॉर्ड की जा चुकी है, और अब एक डॉलर की कीमत जो है रुपए के मुकाबले में 160 रुपये से भी कम हो चुकी है। रुपए की कदर में इजाफा क्या हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है, या आलमी सतह पर ही डॉलर की कदर में गिरावट देखने में आ रही है? जबकि IMF ने अपने प्रोग्राम की बहाली के लिए शर्त रखी है कि गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए इसकी अदायगी के लिए बिजली के निर्खों में मजीद इजाफा किया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज की मद में 1000 अरब रुपए अपने वसाइल से अदा करे, जबकि इस वक्त गर्दिशी कर्ज का हजम जो है 2266 अरब रुपए है। क्या आने वाले दिनों में आवाम के लिए बिजली मजीद महंगी होने जा रही है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है
माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म का ये कहना ज़ाहिर है इस वक्त आवाम का भी एक बड़ा कंसर्न महंगाई है, अपोजिशन भी इस पर सियासत कर रही है, इवन के हुकूमत के जो अपने लोग हैं, वज़रा हैं, वो भी कैबिनेट के इजलासों में इस पर जो है ना वो शिकायत करते हुए नजर आती है। लेकिन वज़ीर आज़म ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि महंगाई जो है ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, अपनी सियासत बचाने के लिए अपोजिशन आवाम को गुमराह कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म हकीकत से मुँह मोड़ रहे हैं? उन्हीं के टेन्योर में जब से ये आए हैं 2.5 साल हो गए, आटे का बहरान हुआ, गंदम का बहरान हुआ, चीनी का बहरान हुआ, एक्शन लेते हैं तो या तो चीनी ये चीज़ें मार्केट से गायब हो जाती हैं, कीमतें इनकी बढ़ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि ये हकीकत से मुंह छुपाने की एक कोशिश है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि महंगाई इतने अरसे में 8 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है इस वक्त जो महंगाई है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को इन सब चीज़ों का पता नहीं है। बिल्कुल महंगाई है, इसमें दो ओपिनियन हो ही नहीं सकते। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इस मुल्क में जो गरीब तबका है वो फूड इन्फ्लेशन से अफेक्ट होता है तकरीबन। अगर मैं एक और भी चीज़ बता दूं कि गरीब ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में रहते हैं, इसीलिए हम जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कहा जाता है कि पॉवर्टी इज़ अ रूरल फिनोमेना। तो रूरल एरियाज़ में जो खाने पीने की अशिया है वो आप देखें कि गुज़िश्ता 14 महीने से मुसलसल ऑन एवरेज 17% पर एनम से बढ़ती रही है। यानी फूड इन्फ्लेशन रूरल एरियाज़ में पिछले 14 महीनों में औसतन 17% रही है। अब आप देखें कि जो गरीब है उसके मंथली एक्सपेंडिचर का रफली 56% वो फूड पे खर्च होता है। उसकी आमदनी में 17% ऑन एवरेज का इजाफा तो नहीं हुआ गरीब का, लेकिन महंगाई ने 17% रही है जिसकी वजह से गरीब बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो ये हकीकत है, जितना हम जल्दी इसको तस्लीम कर लें उतना ही हुकूमत वक्त के लिए भी है। डॉक्टर साहब, ये जो डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है मुस्तहकम हो रहा है, गालिबन 158 का हो चुका है डॉलर, ये पॉजिटिव इंडिकेशन ये जो है ये हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से हम दुरुस्त समत में चल रहे हैं, पीछे कहानी कुछ और है? मैडम देखें, ये डॉलर जो है अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में ज़रा स्ट्रॉन्ग हुआ है, हाँ, तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। यह जहन में रख लें, ये दुनिया में डॉलर अंडर प्रेशर आया हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं उसके मुकाबले में डॉलर कम वीक हो गया है। तो उसके मुकाबले की जितनी करेंसीज हैं वो अप्रिशिएट कर गई हैं। पाकिस्तान चूंकि डॉलर के साथ लिंक्ड है तो जब डॉलर नीचे जाता है तो बाय डेफिनेशन रुपया ऊपर आ जाता है। तो ये अमेरिका के अपनी करेंसी जो है वो अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से हमें फायदा हो रहा है। हमारे रिजर्व बढ़ने की वजह से रिजर्व वही 12 बिलियन जो था जब 168 रुपए एक डॉलर था, आज भी 12 बिलियन डॉलर है जब 160 रुपए पर डॉलर है। हाँ। तो ये हमें सोच लेना चाहिए। मुझे प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम अननेसेसरी चीज़ों पे अपना क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं। ये ज़रूर हकीकत है कि इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये फ़ायदा किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि अमेरिका में देखें स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चली गई थी इलेक्शन की वजह से। इसके अलावा पेंडेमिक की वजह से उनकी इकोनॉमी दोबारा अंडर प्रेशर में आ गई। फिर तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ के जो सेनेट वगैरह है वहाँ पर यह था कि कोई $2 ट्रिलियन का एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज आएगा। तो तमाम वॉल स्ट्रीट वगैरह सारे उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आया है या नहीं आया। सही। लेकिन कांग्रेस ने उसको पास नहीं किया, जिसकी वजह से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि फिस्कल स्टिमुलस जब पैकेज आएगा तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, वो खर्च करेंगे, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और हमारा डॉलर मुस्तहकम रहेगा। सही। वो हुआ नहीं। बिल्कुल। ये जो लोग जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स थे लोगों के पास, उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। तो जब किसी एसेट्स को आप सेल करते हैं उसकी कीमतें गिर जाती हैं। बिल्कुल सही।
हमारे सऊदी अरब के साथ अच्छे बड़े ज़बरदस्त बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ 2 अरब डॉलर का जो पैसे हैं, कर्ज़ है, वो वापस मांग रहे हैं। इस सिचुएशन में ज़ाहिर है ये परेशानी तो है, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कम हो जाएंगे। कितना नुकसान होगा इससे आप समझते हैं मईशत को? देखिए, ये तो एक फॉरेन अफेयर्स का ये सवाल है कि जिस मुल्क के साथ हमारे इतने बिरादराना ताल्लुकात थे, हाँ, तो आज क्या हो गया कि वो हमसे इतना नाराज है कि पैसा वक्त से पहले हमसे मांग रहा है। $1 बिलियन हमसे उसने वक्त से पहले मांगा, अब 2 अरब डॉलर। तो अब ये $2 बिलियन है जो ड्यू हो रहा है। तो ये हमें एक सोचना चाहिए कि एक ब्रादर मुल्क है जिसको हम कहते रहे हैं, क्या हो गया है। हाँ। देखिए, बात ये है कि मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी जो चेंज ऑफ लीडरशिप हो रही है अमेरिका में, तो शायद उसके बाद सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात थोड़ा और बेहतर हो जाए, तो शायद इसकी नौबत ना आए वापस करने की। मैं शायद की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए इसको देने के लिए। सही। तो ये 2 बिलियन हम कहाँ से ला सकते हैं? देखिए, पिछले कई महीनों से मैं ये कहता रहा कि हमें बॉन्ड फ्लोट करना चाहिए। हम कोई यूरो बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं, कुछ इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम था जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट इतना नीचे आ चुका था। तो दैट वाज द टाइम वी शुड हैव फ्लोटेड द बॉन्ड, और वहाँ से हम पैसे रेज कर सकते थे और अपने रिजर्व को बिल्ड करते, और सऊदी अरब को देने की जरूरत पड़ती तो हम वहाँ से दे देते। बिल्कुल। तो ये प्लानिंग की बात है ना। अगर कोई प्लान नहीं कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में या सेंट्रल बैंक में, तो इसके जिम्मेदार अब क्या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर को टेक्निकल। हुकूमत ने जो छोटी सनतों के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, बिजली के रेट्स कम दे रहे हैं, 50% कम रेट पर बिजली मिलेगी। जो पहले 16 रुपए फी यूनिट में मिल रही थी, अब 8 रुपए फी यूनिट में मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को? और उससे बढ़कर ये सवाल, क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत ने फैसला किया है IMF को एतमाद में लेकर किया है? क्योंकि हमने तो हमेशा देखा है कि IMF ने जब भी कोई मुतालबा किया है मुज़ाकरात करने से पहले, वो ये कि आप बिजली के निर्ख बढ़ा दें, आप टैक्सेस इकट्ठी करने की शरह उसको बढ़ा दें, टैक्स बढ़ा दें, गैस महंगी कर दें, बिजली महंगी कर दें। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने ये जो फैसला किया है इंडस्ट्री के लिए बिजली के रेट्स कम करके, हाफ करके, ये IMF को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया? देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, हुकूमत ने किया है, ये वक्त की ज़रूरत है। हाँ। इस वक्त जो पैंडेमिक की वजह से सारी दुनिया में एक तबाही मची हुई है और हर मुल्क यही इसी किस्म की कोशिश कर रहा है। अभी आपसे मैंने जिक्र किया $2 ट्रिलियन का एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज। वो क्या है? गवर्नमेंट पंप कर रही है पैसा। हाँ। किस लिए पंप कर रही है? ताकि लोगों की डिमांड बढ़े और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो। तो ये सारी दुनिया कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया, बिल्कुल सही किया है। ये IMF को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात में जब दुनिया एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि आप टाइट करें मॉनेटरी पॉलिसी को भी, आप फिस्कल पॉलिसी को भी टाइट करें। ये अखराजात देखें, ये वक्त की जरूरत है, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का ये इक़दाम बिल्कुल सही इक़दाम है। और ये IMF के साथ बिल्कुल आप उनको, आई एम नॉट श्योर कि ये IMF से पूछ के किया गया होगा। कितनी शर्म की बात है जो आपने मुझसे पूछा कि क्या IMF से पूछ कर किया गया। हाँ। कितने ये क्योंकि इसके पीछे जाहिर है एक बड़ा बैकग्राउंड है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, IMF ने मुतालबा किया है कि अभी मैंने अपने इंट्रो में भी ये डिस्कस किया है कि गर्दिशी कर्ज में कमी लाने के लिए, अदायगी के लिए आपको बिजली के जो निर्ख हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। या दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान गर्दिशी कर्ज की मद में 1000 अरब रुपये या फिर आप अपने वसाइल से अदा कर दें, नहीं हो सकता बिजली महंगी कर दें। जाहिर है इसका एक बैकग्राउंड है ना, IMF के मुतालबात हैं इसी सारे पस मंजर में। मैडम जरा सोचें कि 200 मिलियन से ज्यादा की आबादी एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, उसका प्राइम मिनिस्टर एक आजादी से फैसला नहीं कर सकता है, उसके लिए IMF के बच्चों से पूछना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है ये। इसी शर्म से बचने की खातिर मैं
कहता रहा कि खुदा के वास्ते आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। कम से कम वो कुछ पॉलिसीज तो ले रहे हैं, कुछ एक्शन तो ले रहे हैं। रिजल्ट तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन कम से कम पॉलिसी डायरेक्शन सही है उनका। सही ये इसलिए हो रहा है कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। जिस दिन हम दोबारा IMF का प्रोग्राम को रिन्यू कराया, आप यकीन करें कि फिर हमारे हाथ पैर बंद जाएंगे और हमारे यहाँ वही हाराकारी होगा। सही यही बात मैं पहले भी दिन से कह रहा था कि थोड़ी सी तकलीफ होगी, अपने घर को ठीक कर लो, लर्न टू लिव विदाउट IMF। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इर्द गिर्द 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने घेर के प्राइम मिनिस्टर को वहां पहुंचाया। सही, आज प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही इकदाम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तहरीक इंसाफ हुकूमत PDM के साथ नबर्द आजमाए तो दूसरी तरफ हुकूमत के अहम इत्तेहादी काफ़िले की हुकूमत से नाराज़ बैठी है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते मंजर आम पर आने वाली इस नाराज़गी के बाद से दोनों इत्तेहादियों में अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, मनाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। हुकूमत के चंद अरकान खुद काफ लीग के जो चंद मुतालबात हैं उनको जायज़ भी समझते हैं, जबकि काफ लीग का ये मौक़िफ़ है कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत हमसे मुशावरत नहीं करती है। अवाम को हमने भी जवाब देना है कि हुकूमत में रहकर भी अवाम के लिए हम कुछ क्यों नहीं कर पाए। काफ लीग का ये मुतालबा भी है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए, लेकिन इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद काफ लीग वफाक और पंजाब में तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई है, लेकिन ये साथ कब छूट जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। जबकि एक नुक्ता नज़र ये भी है कि अगर काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा देर ऐसे ही रहते हैं, उनको एड्रेस नहीं किया जाता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ को वफाक में और पंजाब में एक बड़ा धचका भी पहुँच सकता है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ इस बार अपने इत्तेहादी को मनाने की कोशिश अभी तक क्यों नहीं कर रही है। दूसरी तरफ आज वफाकी काबीना ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 1650 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है, जबकि हम जानते हैं कि पंजाब असम्बली में गुज़श्ता रोज़ मंजूर होने वाली करारदाद में 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ थी। इस मामले पर हुकूमत के अंदर से भी हुकूमत पर तनकीद हो रही है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते किसानों ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था, जिस पर उन्हें मुज़ाकरात के नाम पर डंडे मारकर उठाया गया था। सवाल ये है कि पंजाब पाकिस्तान में गंदम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर की जाएगी तो इसका नुकसान किसान को होगा, और अगर किसान ने गंदम की काश्त छोड़ दी तो यकीनी तौर पर मुल्क में बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। पंजाब हुकूमत इस मामले में एक मौसर पॉलिसी क्यों नहीं अपना रही है? क्या ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है? दूसरी तरफ बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से पंजाब के कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। हुकूमत ने कारोबारी औकात कार भी महदूद कर दी और 20 नवंबर से शादी हॉल्स और इंडोर तकारीब पर भी पाबंदी होगी। लेकिन अपने जलसों का दिफा करते हुए वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक बड़ी अजीब और नई मंतक पेश की है कि अपोजिशन के जलसों से कोरोना फैलता है, हमारे जलसों से कोरोना नहीं फैलता है। डॉक्टर साहिबा की इस मंतक के पीछे क्या वजूहात हैं, उन्हीं से पूछते हैं। मुझे ज्वाइन किया मुशीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। सबसे पहले तो आपको नया ओहदा मिलने पर मुबारकबाद, क्योंकि इस ओहदे के मिलने के बाद आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आ रही हैं, इसलिए ढेर सारी मुबारक आपको और ढेर सारी दुआएं आपके लिए। एक जिम्मेदारी मिली आपको। नहीं, अच्छा, बहुत शुक्रिया और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ज़रा यहीं से शुरू कर लेते हैं। पंजाब असम्बली में गंदम की कीमत 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने के लिए कल करारदाद मंजूर हुई, लेकिन आज वफाकी काबीना ने 4 हुकूमती वुज़रा की मुखालफत के बावजूद गंदम की सपोर्ट प्राइस 1650 रुपये मुकर्रर कर दी है। नदीम अफजल चंद तो चाहते थे कि दरमियानी रास्ता निकल आए, लास्ट वीक को मेरे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा भी था ये कम से कम 1800 रुपये तक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या वफाकी काबीना का ये इकदाम पंजाब असम्बली की जो करारदाद इसकी तौहीन नहीं है? उन्होंने भाव ही नहीं दिया, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि पंजाब असम्बली या वहाँ के लोग किसान चाहता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपके नेक ख्वाहिशात और तमाम
दुआओं की ज़ाती तौर पे मशकूर हूँ। देखिए, जो प्राइस असेसमेंट और एवेलुएशन होती है किसी भी कमोडिटी की, वो जज्बात पे मबनी नहीं होती, वो हकाइक पे मबनी होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि एक काश्तकार होते हुए मुझे भी इस चीज़ का एहसास है कि काश्तकार को उसकी लागत भी वसूल नहीं हो रही, क्योंकि बीज महंगे, खादें महंगी, बिजली महंगी, तो उसकी जो कटाई से लेके बुआई और फिर उसके बाद के जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर्स हैं, वो मिला के तो बहुत मुश्किल से गुजारा है। यानी आप इवन बैलेंस पे चले जाते हैं। लेकिन देखना ये है कि आपके पास ऑप्शन क्या है इस वक्त। एक ऑप्शन है कि जो सिंध हुकूमत ने अडॉप्ट किया और जिसको फिर रेप्लिकेट और रिफ्लेक्ट किया अपोजिशन ने पंजाब असेंबली के अंदर। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंध हुकूमत जो है वो प्रोक्योरमेंट करती ही नहीं है ना। उन्होंने पिछले साल प्रोक्योर किया और इस दफा भी उनको जो प्रोक्योरमेंट के टारगेट थे उन्होंने अचीव नहीं किए। जब आपने कोई चीज खरीदनी नहीं है तो उसकी जितनी मर्जी आप कीमत अनाउंस कर दें। पंजाब हुकूमत का चूंकि आपको पता है कि बजटरी जो एक कंस्ट्रेन और डेफिसिट है और एक ओवरऑल जो इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच में कोरोना की वजह से पूरा सूबा है, क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल में जब आप अपने अहदाफ सेट करते हैं तो जो आपके पास जेब में होता है उसके हिसाब से, लेकिन किसान तो पिस रहा है ना। आप देखें, तो 3800 रुपए फी मन में अगर वो बीज लेगा, 3800 रुपए में बीज लेके 1650 में अगर वो गंदुम बेचे, ये तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। किसान को तो ये किसी कीमत भी सूट नहीं करता है। पिछले हफ्ते वो डंडे खा कर गए हैं, डंडे खाने का भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा वो नुकसान में चले गए। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि रशिया से आप लोग ले 2425 रुपए फी मन, तो यहाँ पर तो आप अपने किसान को 2000 भी देने को तैयार नहीं है। तो सारा सर ज्यादती है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट प्राइस है उसका फायदा अपने किसान को देना चाहिए। और अब हम एक्सपोर्ट करके जो बाहर से गंदम पाकिस्तान ला रहे हैं उससे अल्टीमेटली हमारे किसान का नुकसान है। लेकिन ये चीज़ें पॉलिसी मेकिंग में सूबों की असेसमेंट के अंदर जो एक रोड मैप है उसके मुताबिक हमें जो एक्सपोर्ट प्राइस थी वो 1650 ही इस वक्त इस साल के लिए हमारी मजबूरी है। क्योंकि जब आप 100 रुपया गंदम का रेट बढ़ाते हैं फी मन, तो आपके खजाने के ऊपर वो मिनिमम जो है वो 5 अरब का बोझ है जब आप उसको टन्स में डिवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान और ख़ुसूसन पंजाब का जो इस वक्त खजाना है वो एक्स्ट्रा लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। इत्तेहादी पहले नाराज है और नाराज हो जाएंगे। परवेज भाई साहब ने पिछले हफ्ते कहा था भी 2000 रुपया तो कम से कम होनी चाहिए ना, 2000 रुपया होनी चाहिए इसकी सपोर्ट प्राइस फी मन, तो नाराज हो जाएंगे। पहले नाराज है। उनका एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन हालात और सूरत हाल उस पॉइंट को सपोर्ट नहीं करते। और कोई भी ये नहीं चाहता कि अपने किसान को खुशहाल ना करे, अपने किसान को सपोर्ट ना करे। लेकिन ये वक्ती जो चैलेंज है उसके अंदर सबको सेक्रीफाइस करना है और उसमें किसान भी हमारे भाई हैं। उन्हें मुश्किलात और मसाइल हैं, हमें उस चीज़ का अच्छी तरह से एहसास है। लेकिन आपके पास वे आउट कोई नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट था उतनी वो प्राइस बढ़ा दी गई। और आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं ना, 5 साल जहां ये बड़े बड़े ओवरहेड ब्रिज और मोटरवेज बनाने के नारे लगाते रहे, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनें बनाते रहे, तो 5 साल में इन्होंने तो गंदम की स्पोर्ट प्राइस 1 रुपया भी नहीं बढ़ाई थी। तो आज इनको किसान का दर्द याद आ गया, आज इनको किसान के मुश्किलात सुनाई देने लगी। तो 5 साल इक़्तिदार के अंदर हर एक का दर्द सताता है। ऑपोजिशन में आवाम का भी दर्द सताता है, क्यों नहीं मनाए सताता है, आपको किसानों का भी सताता है, गरीबी भी याद आती है, बेरोजगारी भी नजर, ऑपोजिशन में तो सबको सब कुछ नजर आता है। मुझे ये बताएं कि काफ लीग जो नाराज है, पिछले हफ्ते उन्होंने वजीर आजम का जो ज़हराना था इत्तेहादियों का उसमें भी शरीक नहीं हुए थे। इस बार कोई मनाने की कोई तैयारी नहीं है, कोशिश नहीं है, कोई कमेटी नहीं बनाई हुई, या जहांगीर तरीन साहब आए हैं तो लग रहा है कि कुछ मामला सेटल हो जाएंगे जो हमेशा करते हैं? देखिए, हमेशा सियासत के अंदर
एंगेजमेंट ही क्राइसिस से बाहर निकलने का एक वाहिद ज़रिया है, और कन्फ्रंटेशन या तसादम कभी भी मसाइल का हल नहीं हुआ। PML काफ हमारी इत्तेहादी जमात है और उनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उसको हल करने के लिए, दूर करने के लिए और उनको आप अपने साथ हर लम्हा चलाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब एक आइडियल कम्बिनेशन के साथ PML काफ की लीडरशिप के साथ हमेशा कंसल्टेशन प्रोसेस में एंगेज रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई गलत फहमी है, कोई वक्ती दूरियां हुई हैं, तो इन फासलों को जल्द समेट लिया जाएगा। चलिए भाई, ज़बरदस्त बात है। PTM अगले महीने मीनार पाकिस्तान जलसा करने जा रही है। पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी उन्हें जलसा करने की कोरोना के इस पेंडेमिक में? अभी तो 1 माह है। हाँ। 1 माह में कोरोना की क्या सूरत हाल होती है, कोरोना के साथ केसेस की किस तरह से फ्लक्चुएशन होती है, क्या उस वबा के साथ हालात और उसकी संगीनी होती है, ये तो 1 माह पहले तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन कल जो आपने एक बात की कि हुकूमत के जलसों में कोरोना नहीं फैलता है, ऑपोजिशन के जलसों में कोरोना फैलता है, उनकी वजह से फैलता है, ये मजाक में ये बात की थी या वाकई कोई सीरियस आपकी ऑब्जर्वेशन है ये? नहीं, ये किसी ने मजाक में ये बात की है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सवाल ये था कि हुकूमत जलसे कर रही है, हाँ। तो आप उस वक्त कोरोना को भूल जाते हैं, जब अपोजिशन करती है तो आप कोरोना की आड़ ले लेते हैं। बात तो सही है। मेरा उसमें जवाब ये था कि हुकूमत दोनों जगहों पे जो वजीर आजम पाकिस्तान ने जलसे किए हैं वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, उसका कोई मकसद था, पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव थे और लोगों को कुछ ना कुछ उन जलसों से हासिल हुआ। हासिल क्या हुआ कि जो KPK के अंदर जलसा हुआ उसमें भी हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ और अक्रॉस दी KPK प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि KPK के अंदर रहने वाला हर शख्स जो है वो कार्ड होल्डर होगा और उसको लेकिन फिर भी ये कोरोना ना फैलने की जस्टिफिकेशन इसी तरह पंजाब के अंदर जो देखिए, हमें कोरोना के जो विक्टिम्स हैं उनने अल्टीमेटली जो हेल्थ चैलेंजेस से गुजरना है, उनके लिए अगर हेल्थ कवर अवेलेबल है और कोरोना से निपटने के लिए गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड उनको दे रही है, तो वो किसी पर्पस के तहत सब्जेक्टिव एक अप्रोच के साथ उन जलसों में जा रही है, और जो कि उसको भी अब कर्टेल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक रिजर्वेशन आज कैबिनेट में आपने सुनी होंगी, तो उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरात से निपटने के लिए जलसों से इज्तनाब किया जाए। अच्छा, तो आखिरी सवाल, आप पे बड़ी तनकीद हो रही है कि अली अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज के हवाले से जो बयान दिया आप उसकी हिमायत कर रही हैं, आप कह रही हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सोच उनकी बिल्कुल ठीक है, बड़ी तनकीद हो रही है आप पे कि एक औरत होने के नाते अगर आप इस तरह औरत पर होने वाली तनकीद को सपोर्ट करेंगे, सोच को सपोर्ट करेंगी तो अफसोस है। शाजिया, तनकीद तो मेरा हमेशा जेवर रहा है और तनकीद मुझ पे ना हो तो मुझे भी सुकून नहीं मिलता। जितनी मेरे पे तनकीद ज़्यादा होती है उतने मेरे में जोश और जज्बा आता है, और इसका मतलब है क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर तुम कोई काम करो और उसके रास्ते में रुकावटें ना आए और कोई तुम पे उंगली ना उठाए तो बार बार अपने रास्ते को चेक करो, तयन करो कहीं तुम गलत तो नहीं हो, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप हक के रास्ते पे हो तो आपके रास्ते में कांटे ना हो, मसाइल ना हो, मुश्किलात ना हो। इससे मुझे इस तनकीद से कोई परेशानी नहीं है। जहाँ तक मेरे बयानिए का ताल्लुक है, उस बयानिए में बड़ी क्लैरिटी है, और वो क्लैरिटी ये है कि अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे ये बात की थी कि मरियम बीबी, आपने जो कौम का पैसा था जिस पे अभी तक करप्शन केसेस में आपसे मनी ट्रेल मांगी जा रही है और आप और आपका खानदान उस पैसे का हिसाब नहीं दे रहे, तो आपका जितना भी पैसा अपनी ज़ात पे खर्च हो रहा है, वो कॉस्मेटिक सर्जरीज हो, डेंटिंग पेंटिंग हो, और जहाँ पे भी वो पैसा खर्च हो रहा है, कौम ये समझती है कि उनका पैसा है और ये उनके पैसे से ये सारी आपके चेहरे पे खुशहाली और तरक्की की जो लहर बह रहा है उसमें भी कौम का ही नुकसान हुआ है। तो इस बराए में उन्होंने बात की थी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा मेरे साथ थी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।